आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में बता दीजिए कि वो क्या करते हैं, किस प्रकृति के हैं। मैं बता दूंगा कि जब आपने बैक टू बैक 2 बार आरएएस का क्लियर करा है तो आपकी फैमिली और आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन रहा है उस बात पे? टॉप 10 के जो नाम लिए जा रहे थे तो उसमें छठा नाम आया दिनेश सारन। बोलते हैं माइथन पैसा बर्बाद करे और जयपुर में मजा करे और पढ़ाई वढ़ाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। कोई ऐसे लोग भी हैं जो वेट कर रहे हैं कि भाई कब ये अनसक्सेस हो और कब हम इनको बोले। एसडीएम बनने के लिए कम से कम आपको 15 से 17 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। सो इस पे आपका क्या विचार है? मैडम इसमें मेरी राय थोड़ी अलग है। जैसा कि जो फोर्थ पेपर होता है वो लैंग्वेज का पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी, और ऐसा कहा जाता है कि उसमें काफ़ी अच्छे से आप रैंक कर सकते हैं। या तो वो पेपर आपको हीरो बना सकता है या फिर जीरो बना सकता है। मैं कहता हूँ मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। कि पेपर सेटिंग ट्रेंड जो चेंज हो रहा है तो उस चीज़ में अपनी स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करनी चाहिए? हेलो एवरीवन, इन्फ्यूजन नोट्स में आप सभी का स्वागत है। सो आज के पॉडकास्ट की हाइप तो काफ़ी टाइम से बनी रही थी और आप सभी का इंतज़ार आज समाप्त होता है। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आरएएस दिनेश सारन सर। सो आप सभी तो सर को जानते ही होंगे, बट जितने भी लोग नहीं जानते उन सबके लिए मैं बता दूं, बीकानेर ज़िले के एक किसान परिवार से आए हुए एक लड़का जो कि शिक्षक बनने का सपना देखकर जयपुर आते हैं, बट आरएएस के 2 एग्ज़ाम बैक टू बैक क्रैक करते हैं। और आज हमारे साथ हैं आरएएस दिनेश सारन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इन्फ्यूजन नोट्स पे। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फ्यूजन नोट्स का जो ये प्लेटफॉर्म है उस पर मुझे अपना जो बात है वो रखने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से मेरा शुक्रिया। सर एवरीवन, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बेसिकली हम जानने वाले हैं सर का बैकग्राउंड, सर की जर्नी क्या रही है, और फैमिली और जो हमारे रिश्तेदार हैं सर के और जितने भी दोस्त हैं उनका क्या रोल रहा है आज तक उनके आरएएस की इस जर्नी में। और स्पेशली जो हम फोकस रखने वाले हैं वो है आरएएस की प्रिपरेशन। फोकस कैसे करना चाहिए अपनी स्टडी पे, सिलेक्शन के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, सटीक हम उस बात पे आज बात करने वाले हैं आरएएस दिनेश सारन जी के साथ में। सो सर स्टार्ट करें? जी बिल्कुल मैडम। सो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। और कैसा लग रहा है आज आपको इन्फ्यूजन के साथ में पॉडकास्ट करते हुए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मेरे जो जूनियर साथी हैं जो भविष्य में आरएएस की प्रिपरेशन करके सिविल सर्विसेज में आएंगे, वो उन लोगों के साथ आज मुझे जुड़ने का जो मौका मिल रहा है ये मेरे लिए अद्भुत है। मैं बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने थोड़ा बहुत तो बता ही दिया है कि बीकानेर ज़िले से आए हैं, किसान परिवार से हैं, शिक्षक का सपना लेके आप आए थे, तो हम जानना चाहेंगे सर कि आपकी क्या जर्नी रही है, क्या बैकग्राउंड रहा है और जयपुर तक का सफ़र, यानी कि आरएएस दिनेश सारन बनने तक का सफ़र आपका कैसा रहा? जी मैडम। मैडम मैं एक सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि का छात्र हूँ और जो सामान्य तो ये नहीं जानता कि आरएएस जैसी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन किस तरह से होती है, कैसे होती है, क्या क्या इसमें चैलेंजेस होते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना होता है। तो शुरू से मेरी जो शिक्षा है वो मेरे गांव में ही हुई थी। उसके बाद जब कॉलेज एजुकेशन है वो मेरी कुचामन सिटी से हुई थी। उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए मैं जयपुर आ गया था। यहाँ पे फिर मैंने तैयारी की और आरएएस बना। सो सर जैसा कि एक मिथ है कि आरएएस जो है बनने के लिए, यानी कि एसडीएम बनने के लिए कम से कम आपको 15 से 17 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। सो इस पे आपका क्या विचार है? क्या सच में 15 से 17 घंटे पढ़ना पड़ता है या फिर जस्ट कहने की बातें हैं? मैडम इसमें मेरी राय थोड़ी अलग है क्योंकि 15 से 17 घंटे एक मशीन है वो काम कर सकती है। एक जनरली नेचुरल जो पर्सन है वो 15 से 17 घंटा उसके लिए पढ़ना थोड़ा काफ़ी मुश्किल रहता है। मेरा इसमें यह मानना है कि आरएएस जो राजस्थान का टफेस्ट एग्जाम है उसके लिए कम से कम जो आपका टाइम शेड्यूल है वो 10 से 12 घंटे और वो कंटिन्यूसली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वीक में 3 दिन पढ़े, 2 दिन आपने फिर रेस्ट ले लिया और फिर आपने फिर 2 दिन पढ़ाई की। आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके बाद आपकी जो सफलता है वो निश्चित होगी। सर ऐसी क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं इस आरएएस तक की जर्नी में जो कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा टफ है या फिर रोकने का कोशिश करी आपको उस मकाम तक पहुंचने में, तो वो क्या क्या चीज़ें रही हैं? मैडम जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र होते हैं जनरली उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो सिविल सर्विसेज है उनके बारे में उनको पता ही नहीं रहता है। जैसे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरा टारगेट ये था कि अपन आरएएस की तैयारी करेंगे तो कम से कम टीचर तो बन ही जाएंगे। लेकिन जब यहाँ मैंने
जयपुर में आके पहला ही टेस्ट दिया, उस टेस्ट में जब 1000 लोगों में मेरी छठी रैंक आई, मैडम आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने भी उस टाइम जब क्लास में जो रिजल्ट सुनाया जा रहा था, उसमें जब टॉप 10 के जो नाम लिए जा रहे थे, तो उसमें छठा नाम आया दिनेश सारन। तो मुझे ऐसा बिलीव नहीं हुआ कि वो मेरा नाम ही है, मैं यूँ क्लास में पीछे देख रहा था। तो फिर जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो मैंने सोचा दिनेश नाम का फिर एक ही बच्चा होगा, तो मैं वहाँ खड़ा हो गया। फिर मुझे पता चला कि वो इनफैक्ट मैं ही था। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इन जब 1000 लोगों में मेरी ये छठी रैंक आ सकती है, तो आरपीएससी में भी मेरी इस तरह की रैंक आ सकती है। उस दिन से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैंने प्रिपरेशन की। इन बिटवीन काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, जैसे आप टेस्ट सीरीज देते हो, उसमें आपके मार्क्स कम आते हैं, कई बार जो एनवायरमेंटल दिक्कतें आपके सामने आती है, कई बार आपकी जो हेल्थ है वो कंडीशन ठीक नहीं रहती है। इस तरह के जो चैलेंजेस है, आजकल सोशल मीडिया के चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जब अपन इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है, स्क्रॉल करते जाओ, उसमें कितना टाइम गुजर जाता है वो किसी को आइडिया नहीं रहता है। तो ये जो चैलेंजेस है वो जनरली आते रहते हैं। और सर, जैसा कि कहा जाता है कि आप अगर आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फैमिली और जो रिलेटिव्स रहते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। और अगर हम फैमिली की बात करें तो उनका सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल मैडम, फैमिली का जो सपोर्ट है वो नेसेसरी है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप अकेले नहीं होते हो, आपके साथ आपका पूरा परिवार है वो तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उनको जो उम्मीदें हैं उनके साथ आप सिटीज़ में आते हो। उनको ये उम्मीद रहती है कि हमारा बेटा भी एक दिन प्रशासक बनेगा, हमारा नाम होगा, समाज का नाम होगा, गांव का नाम होगा। तो ये जो सारी उम्मीदें हैं उनके साथ अपन यहाँ आते हैं। उसके बाद जो फैमिलीज़ है उनका सपोर्ट इसलिए रहता है क्योंकि जब अपन स्ट्रेस में आते हैं तो अपन जब घर पे बात करते हैं तो अपना जो परिवार है वो अपन को एक मोटिवेशन के रूप में जब वो कहता है कि बेटा आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, इस अटेम्प्ट में नहीं होगा तो अगले में हो जाएगा। तो इस तरह की जो अपन जो सहयोग है वो फैमिली का, वो जो होता है, तो जो मोरल जो प्रेशर होता है वो अपना थोड़ा कम रहता है, जो स्टडी है वो अच्छे से अपन कर पाते हैं। सर, मेनली हम सब ये जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली और आपके रिलेटिव्स का कितना रोल रहा है यहाँ तक की जर्नी में, आरएएस दिनेश सारन तक की जर्नी में आपका क्या रोल रहा है आपकी फैमिली और रिलेटिव्स का? ये महीने मैडम दोनों तरह का रोल एरिया है। तो ये महीने आपको बताऊँ या कई बार गाँव के महीने लोग ये बात करा करे कि वो अटके को पड़े हो तो जयपुर जार इंजॉय कर रहे हो बट क्रिकेट खेल तो लो। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं आपके साथ जो कि भाई तुम इन चीज़ों पे अपना ध्यान मत दो, आप अपनी पढ़ाई करो कंटिन्यू, और आप हमें विश्वास है कि आप एक दिन जो अपना अच्छा है 100% है वो देंगे। तो दोनों तरह के जो आपके रिलेटिव्स हैं वो होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ज़्यादातर रिलेटिव्स हैं वो मेरे सपोर्टिव थे। मेरे मामा जी है, मेरी मम्मी है, मेरे दादी है, तो वो हमेशा मुझे यूँ सपोर्ट ही करते रहते थे कि बेटा ये आप कर जाओगे। और सर, जरा जब आपने बैक टू बैक 2 बार आरएएस का क्लियर करा है तो आपकी फैमिली और आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन रहा है उस बात पे? मैडम काफ़ी अच्छा जो रिएक्शन रहा था। इसका जो किस्सा मैं बताऊं मैडम, जब 2018 का जो रिजल्ट था वो 2021 में आया था। तो उस दौरान जो आरपीएससी का जो रिजल्ट है वो रात को लगभग 10:45 के आसपास आया था। मैं भी वेट कर रहा था और मेरी मम्मी और दादी भी वेट कर रहे थे। 10:45 का टाइम काफ़ी होता है, क्योंकि गांव में जनरली लोग 9 बजे खाना खा के सो जाते हैं। उस दिन वेट कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे बार बार कि रिजल्ट आया नहीं, आज नहीं आएगा, सो जाते हैं कल आएगा। पर हमें विश्वास था कि रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जिस दिन इंटरव्यू कंप्लीट होते हैं आरपीएससी के उस दिन रिजल्ट आता है। तो जैसे ही 10:50 के आसपास रिजल्ट आया और हमने रोल नंबर सर्च किया, और वो जो पीडीएफ में रोल नंबर आता है, और जब घर वालों को बताया कि मम्मी या दादी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो जो उनकी आंखों में जो खुशी थी वो मैंने कभी फील नहीं की। उस तरह की खुशी हमारे परिवार में लगभग 10 से 15 सालों बाद आई थी। तो वो मेरे लिए बयां करना काफ़ी मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की जो कोई सक्सेस मिलती है हमें, तो यूँ होया करे कि एक दूसरे के बधाई मांगे करे। तो घर वाले सबको यूँ कॉल कर रहे थे, और दूसरे जिनको जैसे ही पता चल रहा था भाई दिनेश का आरएस में हो गया, तो सब यूँ कॉल कर करके कि भाई बधाई दो मान थार बेटे को सिलेक्शन हो गया। तो वो एक काफ़ी अच्छा माहौल था। और सर, जैसा कि कहा जाता है कि आरएएस का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं उस मुकाम तक पहुंचने में। सो आपकी ज़िंदगी में वो मुश्किलें किस किस रूप में आई हैं और किस किस पड़ाव पे आई हैं, हम सभी जानना चाहते हैं। जी मैडम, आरएस जो है राजस्थान का टफेस्ट एग्ज़ाम है, राजस्थान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो इसमें चैलेंजेस काफ़ी आने, जाहिर सी बात है आने ही है।
तो उसमें मेरे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस ये था कि मैं जिस पृष्ठभूमि से था, मुझे ये गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था कि इस एग्ज़ाम को किस तरह से क्रैक किया जाए, इसकी क्या सही स्ट्रेटेजी हो सकती है, इसकी क्या बुक लिस्ट है, या क्या किस तरह से नोट्स अब आप प्रिपेयर कर सकते हो, या किस तरह की जो गाइडेंस है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पे जयपुर में जब रहना शुरू किया, अच्छा ग्रुप बना, मेरे जो ग्रुप बना था वो मेरे ऐसे मित्र थे, वो सभी मित्र आज लगभग लगभग सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो चुके हैं, और जो नहीं हुए मैं आशा करता हूँ कि इस अटेम्प्ट में वो बच्चे जो साथी हैं वो भी इसमें हो जाएंगे। चैलेंजेस ये आते हैं कि जब आप टेस्ट सीरीज लिखते हैं, टेस्ट सीरीज में आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा, मैं तो सब भूल गया हूँ। ये जनरल प्रॉब्लम है, वो सबके साथ रहती है। लेकिन जब टेस्ट लिखते थे तो वो जो अपना पढ़ा हुआ है वो याद आ जाता था, तो फिर वापस कॉन्फिडेंस आता है। और कई बार जब टेस्ट सीरीज में रैंक बहुत कम आती तो फिर यूँ डीमोटिवेट इतना फील करते थे, शरीर में कंपन सा होता था कि यार पॉसिबल नहीं है, अपना नहीं होगा। लेकिन जब आपका जो ग्रुप है वो अच्छा हो तो वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, जब उनको जरूरत होती है तो हम उनको मोटिवेट करते रहते हैं। एंड सर, जैसे कि हम अपने व्यूअर्स की बात करें, काफ़ी लोग आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट की लाइफ में जब वो आरएएस की तैयारी कर रहा है तो उसका रूटीन क्या रहना चाहिए, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, और प्रिपरेशन जो स्ट्रेटजी है वो किस टाइप से बनानी चाहिए कि इजी हो जाए सब कुछ? जी, और टाइम मैनेजमेंट का मैडम मेरा ऐसा मानना है कि जो आरएस का स्टूडेंट है उसको कम से कम 10 से 12 घंटे कंटिन्यूसली स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि जब कई बार स्टूडेंट करता है कि भाई जैसे आज वो 15 घंटे पढ़ लिया, फिर 2 दिन उसने पढ़ाई नहीं की, तो उसका फिर थोड़ा जो औचित्य है, वो इम्पोर्टेंस है, वो कम हो जाता है इसमें, क्योंकि रिवीजन का काफ़ी अहम रोल रहता है। तो आपको कंटिन्यूसली जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। अब इसकी जो स्ट्रेटेजी है, ये मैडम 3 चरण का एग्जाम है। इसमें जो प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू रहता है। हालांकि प्रीलिम्स का इसमें इतना टफ नहीं होता। हालांकि 2021 में जब इसकी कट ऑफ 102 के आसपास गई तो उसके बाद में मतलब प्रीलिम्स का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए भी आपको अलग से तैयारी करनी चाहिए। जैसे इसमें जो इकोनॉमिक रिव्यू है, राजस्थान और जो इंडिया का करंट अफेयर्स है, राजस्थान जीके है, और जो रीजनिंग है और मैथ है, इन पे आपको जनरली थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके अलावा जो मेंस एग्जाम है उसमें 4 पेपर होते हैं। चारों पेपरों में जैसे फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री है और इकोनॉमिक है, उसके अलावा 3 छोटे सब्जेक्ट है। सेकंड पेपर है उसमें ज्योग्राफी है, एथिक्स है और जो साइंस है। थर्ड पेपर उसमें जो पॉलिटिक्स है, आईआर है और 3 छोटे सब्जेक्ट हैं। और चौथा पेपर होता है जो लैंग्वेज का होता है। मेरी इसमें स्ट्रेटजी ये रहती थी कि मैं जनरली एक सब्जेक्ट बढ़ा, उसके साथ में जो चौथा पेपर है लैंग्वेज का, उसमें आप कम से कम घंटा घंटा दोनों जो पेपर हैं हिंदी और इंग्लिश को, दोनों को 1 1 घंटा डेली आप देते जाओ। साथ में आप एक छोटा सब्जेक्ट कवर करते जाओ। जैसे आपने 6 छोटे सब्जेक्ट है तो आप करो भाई 3 दिन में मुझे एक छोटा सब्जेक्ट कवर करना है। तो इस तरह की जो आप स्ट्रेटेजी होगी उसमें क्या है कि जो 3 सब्जेक्ट आप 4 सब्जेक्ट एक साथ में लेके चल रहे हो और आपका रिवीजन है वो इजीली होता जाता है। और इसमें स्ट्रेटजी में जैसे आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए। इसमें जैसे मैं इन्फ्यूजन्स के जो नोट्स हैं वो मैं देख रहा था और 2023 में मैंने इनको फॉलो भी किया था। तो इसमें क्या है कि जो एनसीईआरटी जो आरबीएसई के जो स्टैंडर्ड बुक है उनका जो संकलन है वो इसमें किया गया है। मैप दे रखे हैं, टू द पॉइंट्स जो आंसर है, जैसा आरपीएससी डिमांडिंग होती है आंसर में, तो उस तरह का जो कंटेंट है वो इन नोट्स में है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे नोट्स। और सर, जैसा कि आरएएस की तैयारी जब कोई भी छात्र स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको यही बताया जाता है या उसके दिमाग में यही आता है कि एनसीईआरटी की प्रिपरेशन सबसे पहले करनी चाहिए और राजस्थानी जो बुक्स हैं, राजस्थान की जो मेनली जो बुक्स हैं उसकी तैयारी करनी चाहिए। सो कितना रोल है एनसीईआरटी का और जो बुक्स हैं उनका आरएएस के एग्ज़ाम में? मैडम एनसीईआरटी और जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उनका काफ़ी अहम रोल है। इसलिए है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो लिखित होता है। लिखित में क्या है कि आपको जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। उसके लिए आपको राजस्थान बोर्ड और जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो पढ़ना नेसेसरी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जैसे राजस्थान जो हिस्ट्री एंड कल्चर है उसके लिए 9th से जो 12th की राजस्थान बोर्ड की बुक्स चलती है उनको प्रेफर किया जाता है। उसमें दिक्कत ये आती है कि वो बुक्स काफ़ी लेंथी है, तो उनको बार बार पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए जैसे मैं इन्फ्यूजन नोट्स की बात कर रहा था, इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है उसके साथ साथ जो आरबीएसई है, एनसीईआरटी है, उन बुक्स का जो समरी है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंस है, जो भाई जो टॉपिक अपने एग्जाम में है, उनको इसमें इन्होंने संकलित किया है।
तो ये इसमें फिर अपना फ़ायदा ये होता है कि जो मेहनत इन्फ्यूज़न नोट्स जो टीम है इन्होंने की है उसका फ़ायदा स्टूडेंट उठा सकते हैं। वो इस तरह की इस एग्ज़ाम में क्या है कि रिवीजन का मैडम काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। जब अपन राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक बार बार पढ़ेंगे तो थोड़ा रिवीजन करना मुश्किल होता है। इन नोट्स में ये सुविधा है, आपका जो टाइम है वो कंज्यूम काफ़ी कम होगा और सारी सुविधाएं आपको घर बैठे आराम से इजीली मिल जाती है। और सर जैसा कि सब ये कहते हैं जो आरएएस की प्रिपरेशन करता है, जयपुर जोधपुर जैसे बड़े शहरों में जाओगे तो इजी रहेगा पढ़ना, या फिर जल्दी सिलेक्शन के चांसेस हैं, या आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि सच में ऐसा कुछ है कि बड़े शहरों में जाके आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं या सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं? मैडम मेरा ऐसा मानना है कि ई क्रांति आने के बाद जब डिस्टेंस लर्निंग स्टार्ट हो गई है, यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, अब जैसे इन्फ्यूज़न नोट्स इनका भी जो प्लेटफॉर्म है ये गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, सब चीज़ें नोट्स वगैरह है। तो इस दौर में जयपुर आना या जोधपुर आना कंपल्सरी नहीं रहा है। एक दौर था जब अपने पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, तो कि भाई चीज़ें ये सारी अवेलेबल नहीं थी गांव में, कि भाई जब मैं बात करूं मेरे गांव में ये क्या इस तरह की जो गाइडेंस है वो मुझे मिल जाएगी, तो ऐसी चीज़ें उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। आज मैं जब चाहूँ तो एक क्लिक पे मैं ये नोट्स मंगवा सकता हूँ, एक क्लिक पे मैं चाहूँ तो यूट्यूब पे क्लासेस ले सकता हूँ, किसी भी कोचिंग का मैं कोर्स है वो खरीद सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस दृष्टिकोण से कि भाई अपन को जयपुर आना ही पड़ेगा या अपनी ऐसी परिस्थितियां हैं कि अपन जयपुर नहीं जा सकते तो तैयारी नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर बैठे आप अपना एक अलग रूम सेलेक्ट कीजिए, उसमें आप आराम से बैठे बैठे पढ़ाई कीजिए, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आपको कहीं जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं जोधपुर जाने की जरूरत है, आप एक कमरे में आराम से स्टडी कर सकते हैं। यानी कि आजकल सब घर बैठे बैठे ही मिल रहा है, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आई गेस बड़े शहरों में आने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो सर आपका क्या व्यूज़ है इस चीज़ पे कि जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं और जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनका ज़्यादा महत्व है, या फिर हमें एनसीईआरटी के अलावा नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि नोट्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए किसी भी छात्र का? मैडम इसमें मेरा ऐसा मानना है कि देखो नोट्स तो कंपलसरी है ही है, वो तो आपको फॉलो करने ही करने हैं। उसके साथ में जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये एग्ज़ाम लिखित एग्ज़ाम है तो इसमें जो बेसिक्स अपना है वो क्लियर होना नेसेसरी है। तो उसके लिए जो एनसीईआरटी और जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी अच्छी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम अपने को कम से कम 2 बार एनसीईआरटी और जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है वो अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो ये रहती थी कि जैसे उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं अपने नोट्स में लिख लेता था। जैसे ऊपर अगर जगह मिली तो वहाँ लिख लेता था, नीचे जगह मिली तो वहाँ लिख लेता था, क्योंकि उस टाइम ये चीज़ें जो अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आज के दौर में जैसे मैं इन्फ्यूज़न के नोट्स देख रहा था, इसमें मैडम अपन जैसे बात करें उसमें जो चीज़ें हैं, जैसे अब इस बार का एग्ज़ाम हुआ था आरएस का 2023, उसमें एक क्वेश्चन था, जैसे इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो थाल घाट और बोर घाट है, पाल घाट है, इस तरह का जो एक मैप बना के इसमें दिया था कि आपको लोकेट करने हैं ये जो पैलेस है, वो लोकेट करने हैं कि कौन सा पैलेस कहाँ है, कौन सा जो दर्रा है वो कहाँ पे है। तो वो सीधा का सीधा जो आपका मैप बनाया हुआ है, आपके 2 में से 2 नंबर कहीं नहीं गए। इस तरह का मैप अगर जैसे जो पहाड़ों का जो क्वेश्चन आता है जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के, तो सीधा के सीधा आप ज्योग्राफी में मैप बनाओ, वो आपको मिल जाएगा इन नोट्स में। दूसरी चीज़ें इसमें हर जगह इन्होंने जो ये जो डायग्राम है इनके माध्यम से इन चीज़ों को क्लियर किया है, सारी चीज़ें टू द पॉइंट ही इसमें जो नोट्स है वो इसमें दे रखे हैं। तो काफ़ी मतलब अच्छे नोट्स हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने जो आरबीएससी है और जो एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उनका जो समरी है, जो आरएस और जो सिविल सर्विसेज की जो कोई भी एग्जाम हो उनके लिए जो नेसेसरी है वो चीज़ें इन नोट्स में इन्होंने जो कंपाइल है वो कर दी है। यानी कि जो बेसिकली बुक्स में ज़्यादा विस्तार में दिया जाता है वो टू द पॉइंट हमारे इन्फ्यूजन नोट्स में मौजूद है। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि जो 4th पेपर होता है वो लैंग्वेज का पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी, और ऐसा कहा जाता है कि उसमें काफ़ी अच्छे से आप रैंक कर सकते हैं, या तो वो पेपर आपको हीरो बना सकता है या फिर ज़ीरो बना सकता है। सो इस पे आपका क्या विचार है कि कितना इंपॉर्टेंस है उसका, और कैसे स्ट्रैटेजिक प्लान करना चाहिए कि उस पेपर में हम हीरो बने ना कि ज़ीरो? जी इसमें मैडम जो आरएस में जो चौथा पेपर है उसमें लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज है, वो कंपलसरी है। कोई भी जो अभ्यर्थी है, कोई भी एग्जाम देगा उनके लिए दोनों कंपलसरी है। तो इसमें जो स्ट्रेटेजी है वो ये होनी चाहिए कि जो अभ्यर्थी है उनको डेली 1-1 घंटा, आज से आप जैसे 2024 या 25 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप आज से डेली रूटीन ये बना लीजिए कि कम से कम 1-1 घंटा
दोनों जो हिंदी और इंग्लिश है, 1 घंटा हिंदी को दे दीजिए, 1 घंटा इंग्लिश को दे दीजिए। आप इसकी डेली कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें। अब जैसे मैं इन्फ्यूजन के नोट्स देख रहा था, इसमें जैसे संधि वगैरह है, उपसर्ग दे रखे हैं, तो इस तरह से दे रखे हैं कि उसमें जो एक तो पहले रूल के अकॉर्डिंग चीज़ें दे दी कि भाई इस रूल से ये चीज़ें सोल्व होने वाली है। उसके बाद में जो अपवाद है वो दे रखा है, उसमें फ्रेम के रूप में आपको चीज़ें शो करिए है। उसके बाद में जो जो आगे का जो पार्ट है, जो लेटर्स है, वो चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छे से दे रखी है। तो जो सारी चीज़ें हैं वो आपके एक ही जगह मिल जाती है, वो सबसे अच्छी बात है। और चौथा पेपर जीरो से हीरो इस तरह से बनाता है कि मैं मेरा एग्जांपल दूं तो जैसे 2018 में चौथे पेपर में मेरे 109 नंबर थे, और 2000 जो 23 है, सॉरी 2021 है, उसमें मेरा चौथा पेपर थोड़ा बिगड़ गया था, उस वजह से मेरे इसमें 79 नंबर है। अगर मेरे 2021 में चौथे पेपर में 109 नंबर आते थे मैडम, अगर आते तो मेरी रैंक कहीं ज़्यादा अच्छी होती। उसका नुकसान मुझे ये भुगतना पड़ा कि मैं जो रैंक है वो इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाया। और चौथे पेपर का उदाहरण अपने पद्मा चौधरी मैडम है, उनके चौथे पेपर में 148 मार्क्स हैं, तो उस वजह से उनकी रैंक 24 आ गई, केवल और केवल चौथे पेपर की वजह से। जैसा कि आप सभी को पता चली गया है कि चौथे पेपर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, और स्ट्रैटेजी तो हमें पता चली गई है सर से कि किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे नोट्स हमें बनाने हैं या कैसे नोट्स हमें सहायता करते हैं जीरो से हीरो बनाने में। सर नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कितने सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और काफ़ी सारी कॉमन मिस्टेक्स जो वो करते हैं। आपके अकॉर्डिंग वो जो मिस्टेक्स हो सकती हैं, कॉमन मिस्टेक जो कि यूजुअली सभी करते हैं एज अ छात्र आरएएस जब तैयारी करते हैं, उससे कैसे बचा जाए और क्या कॉमन मिस्टेक वो हो सकती है, आप अपना उदाहरण देके कुछ बताना चाहेंगे? जी, इसमें मैडम अपन जब तैयारी की शुरुआत करते हैं, उससे लेके जब तक अपन एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जो पेपर लिखते हैं, वहाँ तक की जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनके बारे में अपन एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले जब अपन शुरू में तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अपन या तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको फॉलो करते हैं, उसके साथ में नोट्स वगैरह अपन फॉलो करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि जो स्टूडेंट है उसको ये पता नहीं रहता कि किस तरह से सिलेबस का जो है रिवीजन है वो होना चाहिए, किस तरह से सिलेबस है उसको कंप्लीट किया जाए, शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाना है, ये चीज़ें उनको आइडिया नहीं रहता है। किस तरह से जो राइटिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव किया जाए। जैसे ज्योग्राफी की बात करें अपन, इसमें जैसे कहाँ मैप बनाना है, कहाँ पे अपन को डायग्राम बनाना है, कहाँ पे टू द पॉइंट लिखना है। अब ये तो रही जो एग्ज़ाम है उससे पहले की जो समस्या है। अब जब एग्ज़ाम में अपन बैठे हैं, जो 3 घंटे का टाइम है, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो टाइम मैनेजमेंट की होती है, क्योंकि 3 घंटे में आपको कम से कम 35 से 40 पेज है वो लिखने होते हैं। और ये समस्या इस 2021 वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जब जैसे अपन बात करें तो जनरली जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनमें रेगुलरली ये होता था कि 17 से 18 लाइन्स आती थी। इस बार आरपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया और उसमें उन लाइन्स की संख्या बढ़ा के इन्होंने 25 कर दी, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। उसके अलावा जो जनरल एक समस्या है वो ये होती है कि जो क्वेश्चंस है उसको कैंडिडेट है वो ठीक से नहीं पढ़ता है। जैसे कोई क्वेश्चन होता है उसकी डिमांड अपन को देखनी होती है कि वो कई बार जनरली हर क्वेश्चन में जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 या 4 तरह की डिमांड्स होती है। फिर जो एग्जामिनर होता है उसमें बांटता है कि भाई 3 डिमांड है इसलिए 3-3 नंबर के 3 पार्ट में वो डिवाइड कर देता है। जनरली स्टूडेंट क्या करता है कि क्वेश्चन को ओवरव्यू में फटाफट उसको पढ़ लेता है और अच्छे से नहीं पढ़ने के कारण उसको लगता है कि इसमें 2 तरह की डिमांड्स हैं, तीसरी डिमांड तक वो पहुंच ही नहीं पाता। जब वो 2 डिमांड के आंसर लिख के आता है तो वह ये ना कि भाई आपको 6 नंबर में से ही आपको अंक मिलने वाला है। आपको जो 10 नंबर का क्वेश्चन था उसको आपने 10 का अटेंड नहीं करके आपने 6 नंबर का अटेंड किया, क्योंकि आपने जो तीसरी डिमांड है वहां तक तो आप पहुंचे नहीं। तो उसमें आपका नुकसान ये हुआ कि आपको नंबर केवल 6 में से मिलने वाला है, तो 6 में से आपको 3 नंबर मिलेंगे। फिर अपन शिकायत करते हैं कि अपन को 6 में से 3 नंबर क्यों मिले, क्योंकि अपन ने वो क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं। तो मेरा इसमें ऐसा मानना है कि आप क्वेश्चन को 2 बार आराम से पढ़ें, उसके बाद में उसको फ्रेम करें, उसके बाद में उसका आंसर लिखें। सर जैसा कि मैंने सुना है कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। जितने भी छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि स्किल्स कैसे डेवलप करनी चाहिए या स्ट्रैटेजिक प्लान्स क्या क्या होने चाहिए? जैसा कि मैडम जो आरएस का एग्ज़ाम है ये रिटन एग्ज़ाम है, तो रिटन में सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो राइटिंग स्किल्स है वो आपकी काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। तो इसमें आपके पास अगर नॉलेज कम होगा
और आपकी राइटिंग स्किल्स अगर बेहतर होगी तो मैं कहता हूँ कि आप जो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है उससे कहीं ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इसमें जैसे राइटिंग स्किल्स में ये होना चाहिए कि जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आप मैप का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरे जो जैसे पॉलिटी है, आईआर है, या कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आप जो करंट अफेयर्स है उसका यूज़ करना चाहिए आपको। उससे क्या है कि आपके जो मार्क्स है वो मैक्सिमाइज होंगे। आपको जो 10 में से आपको 5 नंबर मिलने वाले थे वहाँ पे आपको जो 5 नंबर है वो बढ़ के 5.5 हो जाएंगे। जैसे एक हिस्ट्री में अपन करंट अफेयर्स के उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लो किसी लोक देवता पे क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल रामदेव जी पे क्वेश्चन आया, तो उसमें जनरली बच्चे देखते हैं कि इसमें अपन करंट अफेयर्स क्या है, रामदेव जी का तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उसमें करंट अफेयर्स ये हो सकता है कि जैसे अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो रामदेव जी का जो पनोरमा है वो रुणेचा में बनवाया है, तो एक लाइन लास्ट में अपन ये जोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि अपना जो क्वेश्चन है वो दूसरे लोगों के बजाय अलग दिखेगा और एग्जामिनर वास्तव में देखा गया कि बच्चा रियली में पढ़ के आया है और चीज़ों को किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है वो इसको अच्छे से पता है, तो आपका मार्क्स वहाँ से इंक्रीज हो जाएंगे। जैसा कि सर ने बताया एक लाइन भी आई गेस काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है आरएस के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर मैं बढ़ना चाहूँगी और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आरएस में, तो टाइम मैनेजमेंट में नोट्स कैसे हेल्प आउट करते हैं किसी भी स्टूडेंट के, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम नोट्स दो तरह के होते हैं, एक तो जो अपन जनरली रेगुलरली एग्जाम से पहले पढ़ते रहते हैं वो है, दूसरे होते हैं शॉर्ट नोट्स। पहले अपन नोट्स पे बात कर लेते हैं। नोट्स इसलिए हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि इसमें जैसे आरएस में कम से कम जनरली 18 सब्जेक्ट हैं, तो अगर हम किसी भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री बड़ा सब्जेक्ट है तो ऐसे अपन जैसे स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह लेके बैठे हैं तो हिस्ट्री अपने 1 महीने में भी कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर हिस्ट्री आपका 1 महीने में कंप्लीट हो रहा है, फिर आपको 15 दिन ज्योग्राफी में लग रहे हैं, फिर आपको 10 दिन पॉलिटी में लग रहे हैं, तो आपका जो टाइम है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इन बिटवीन जब आपको पता चले कि आप 8 महीने बाद में आपको वापस हिस्ट्री को रिवीजन करने का मौका मिल रहा है तो हिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल एकदम नया लगेगा, आपको लगेगा कि मैंने जैसे पढ़ा ही नहीं है। लेकिन नोट्स से ये सुविधा हो जाती है कि आप जो सारा सिलेबस है उसको आप 1 महीने में या 2 महीने में आप आराम से इजीली रिवाइज कर लेते हो और एग्जाम टाइम में आपकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि आप जो पूरा सिलेबस है वो 1 महीने के अंदर अंदर रिवाइज कर लेते हो। उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स हैं वो एग्जाम टाइम के दौरान काम आते हैं। एग्जाम टाइम के दौरान इसलिए काम आते हैं कि एग्जाम में आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहता, आप ये चाहते हो कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस एग्जाम से जस्ट 4 दिन पहले मैं पूरा सिलेबस रिवाइज कर लूँ, तो नोट से ये संभव नहीं हो पाता। वहाँ पे आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो काम आते हैं। आपने जैसे शॉर्ट नोट्स आप कोई जो टॉपिक है उसकी हेडलाइन और सब हेडलाइन लिख लो, उसके साथ में ऐसा कोई टफ फैक्ट है उसको आप उसमें संकलन कर सकते हो। उस तरह के जो नोट्स है उससे आपका फायदा ये होगा कि 4 दिन पहले आप जो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, उनको आप रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करने में आपके कोई भी जो प्रॉब्लम्स है वो आप फेस नहीं करोगे। इससे हमें पता चल गया कि नोट्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम में या फिर एग्ज़ाम टाइम में। सर अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो आरएएस इतना बड़ा एग्ज़ाम है, ऑब्वियसली स्ट्रेस तो आता ही है बच्चों पे। स्ट्रेस के कारण मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, मतलब समझ में नहीं आता किस टाइप से करा जाए और एंड मोमेंट पे जैसे ही पेपर पास में आता है तो आई गेस ये स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा। सर ये स्ट्रेस लेवल को और ये मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस रखना है? मैडम इतना बड़ा एग्ज़ाम है, स्टूडेंट इसकी तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस तो आना ही आना है, क्योंकि जो सीरियसली जो तैयारी करता है उसको स्ट्रेस तो आएगा। और इसको दूर करने का सबसे जो अच्छा जो आइडिया है वो ये है कि आप एक तो अपनी छोटी सी कोई हॉबी हो, जैसे मेरी हॉबी थी क्रिकेट खेलना, आप इस तरह की हॉबी रख सकते हो। दूसरा आपका जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप जब डिमोटिवेट होंगे तो आपके जो साथी है वो आएगा, आपके कंधे पे हाथ रखेगा और वो बोलेगा कि नहीं दिनेश अपन आराम से कर लेंगे, अपन बैठे ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन, ये सबके साथ होता रहता है जो स्ट्रेस है। तो उस दौरान आपका जो साथी है वो काम आता है। उसके अलावा आजकल जो योगा वगैरह का जो प्रचलन है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो भारतीय देन है उसका आप फॉलो कर सकते हैं। सर जैसा कि आपने अभी डिफरेंट पेपर्स के बारे में बताया, अलग अलग पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, सो हम ज़रा ज्योग्राफी की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे कि ज्योग्राफी का जो कंटेंट होता है वो आई गेस थोड़ा टफ होता है बाकी से, क्योंकि बाकी में थोड़ा रिटर्न होता है, इसमें थोड़ा हम ड्रॉ वगैरह भी करना पड़ता है। सो ज्योग्राफी के कंटेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार का होना चाहिए, या किसी भी छात्र को ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है उसका आंसर किस टाइप में करना चाहिए?
मैडम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ज्योग्राफी इतनी हार्ड है। मुझे तो यूँ लगता है कि रात को मुझे 12 बजे भी उठा के पूछे ना कोई, तो मैं ज्योग्राफी इजीली बता देता हूँ। तो मुझे ये मतलब टफ नहीं लगता। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि यार ये मैप ड्रॉ, जो इंडिया का मैप है, जो राजस्थान का मैप है, जो विश्व का मैप है, उनको वो ड्रॉ करने में काफ़ी दिक्कतें आती है। तो उसके लिए क्या है कि आप थोड़ा जनरली रफ में आप उसको ड्रॉ करो और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली उसमें कंफर्ट हो जाओगे। ज्योग्राफी में आंसर राइटिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीधा सा इसमें ये है कि आपका जो क्वेश्चन आया है उसमें आपको मैप जहाँ पे नीड है वहाँ पे आपको मैप बनाना ही बनाना है। क्योंकि जो फिजिक ज्योग्राफी है इसकी डिमांड यही है कि आप चीज़ों को जो भौतिक स्थिति है उसके साथ आप दिखाओगे। जैसे आरएस में क्वेश्चन आया इस बार कि जो राजस्थान की जनसंख्या है उसको आप घनत्व के आधार पर आप दिखाओ। तो उसमें अपन दिखा सकते हैं कि जो वेस्टर्न राजस्थान है, जो अरावली है और जो पूर्वी प्लेन है, हाड़ौती पठार है, तो कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, उसको आप मैप में ड्रॉ करो। उसमें आपके अगर आपने मैप ड्रॉ नहीं किया तो आपके 10 में से जहाँ 5 नंबर आ रहे थे वहाँ आपके मैप ड्रॉ करते आपके 10 में से 6 नंबर आने लग जाएंगे। तो मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ज्योग्राफी में जैसे जनसंख्या है तो उसका डाटा आपको याद होना चाहिए कि भाई कहाँ पे जो घनत्व है वो ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। सर, अगर सब्जेक्ट्स की बात हो ही रही है तो हम सभी जानना चाहेंगे कि आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरा सबसे फेवरेट तो ज्योग्राफी है। उसके साथ में पॉलिटिकल, मेरा साइंस है वो पसंद है मुझे। और सर, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस क्यों? क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट था। फिर वहाँ जो टीचर थे वो मेरे फेवरेट थे। ज्योग्राफी से शक्ति सर थे और पॉलिटी से भोमजी सर थे। और भोमजी सर ने ही मुझे आरएस के बारे में बताया था। वो खुद आरएस की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं तो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन आप तैयारी करोगे तो आप ज़रूर क्वालिफाई कर पाओगे। मैं भोमजी सर का इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, जैसे बाकी सब बच्चे भी अगर ये नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल उनकी ग्रेजुएशन में अगर कोई सब्जेक्ट बीए से रिलेटेड नहीं रहता है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या थोड़ा टफ पड़ता है या फिर? नहीं मैडम, जैसे आरएस है इसमें 18 सब्जेक्ट है। इसमें आप चाहे साइंस स्ट्रीम से आओ, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से आओ, चाहे आप कॉमर्स से आओ, सबके लिए खुला है। और सबके लिए कुछ ना कुछ है। जैसे कॉमर्स से अगर कोई बंदा आता है तो उसके लिए जो ऑडिट है, मैनेजमेंट है, वो चीज़ें उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। साइंस से अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए सेकेंड पेपर है। सेकेंड पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो हम आर्ट्स वाले बंदों के लिए थोड़ा काफ़ी टफ रहता है। तो उसमें वो फिर साइंस के बंदे के लिए थोड़ा ईजी रहता है। जहाँ कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे आर्ट्स वाला फायदे में रहते हैं, कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे साइंस वाले लीड लेते हैं। तो ये एक खुला प्लेटफॉर्म है, इसमें सब इजीली है वो कंपटीशन कर, यानी कि इक्वल फॉर ऑल रहने वाला है। इक्वल है। ओके, सो सर, नेक्स्ट चीज़ पे आए तो काफ़ी लोग ये बिलीव करते हैं कि सुपरस्टिशन काफ़ी हेल्प आउट करता है आरएस के एग्ज़ाम में। सो फॉर एग्जांपल कि ये वाला पेन लकी है तो ये वाला पेन लेके जाते हैं, या फिर ये वाली कलर का पेन लेके जाते हैं। तो इस सुपरस्टिशन में क्या आप विश्वास रखते हैं, और क्या रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए? पेन के मामले में तो मैडम मैं इसको फॉलो नहीं करता। क्योंकि पेन के मामले में ये होना चाहिए कि आप कंफर्ट किस पेन में हो। कुछ लोग होते हैं जो 3 रुपए का जो पेन आता है उससे लिखते हैं क्योंकि वो उसमें कंफर्ट है और टॉप रैंक लाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप 10 रुपए का पेन या 50 रुपए का पेन लाओगे तो ही उसमें टॉपर आओगे, ऐसा नहीं है। हमारे साथी हैं जो 2 रुपए वाले उस पेन से लिख के भी टॉपर आए हैं। और जैसे मान लो कि मैं जनरली बटरफ्लो पेन है उसको फॉलो करता था, क्योंकि उसमें आपका जो हाथ है वो थोड़ा यहाँ दर्द नहीं होता। जब आप 3 घंटे लगातार लिखते हो, 2 दिन में आपके चारों पेपर होते हैं, तो 2 दिन में आपको कंटिन्यू 12 घंटा लिखना पड़ता है। तो आपका हाथ है वो पेन करने लग जाता है काफ़ी। तो वो पेन थोड़ा स्मूथ था, मुझे वो ठीक लगता था। उसमें मैं सुपर स्टिटियस नहीं था मैडम। उसमें ये होता है कि जनरली जैसे लाइब्रेरी में अपन किस सीट पे बैठ रहे हैं उसी सीट पे मैं जाके बैठूं। कई बार लाइब्रेरी में होता है कि जिस सीट पे आप बैठते हो उस पर कोई और आके बैठ जाता है, तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी सीट वही थी, मैं तो उस पर ज़्यादा बेटर फील कर रहा था, मेरी पढ़ाई वहीं हो रही थी। तो वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है। दूसरा, जब स्ट्रेस फील करते हैं उस टाइम अपन भगवान को याद करते हैं कि वो एक नैतिक रूप से अपना सपोर्ट करते रहते हैं। तो उस चीज़ में थोड़ा विश्वासी होना भी जरूरी है। सर, अगर हम दोस्तों की बात करते हैं तो सबकी लाइफ में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। दोस्त काफ़ी हद तक काम भी आते हैं और काफ़ी लोग छोड़ भी देते हैं। सो आपकी लाइफ में आपके दोस्तों का क्या रोल रहा है? मेरी लाइफ में दोस्तों का एक जो रोल है उसको मैं एक कोटेशन के माध्यम से बताना चाहूँगा। किसी विद्वान ने एक लाइन कही थी कि आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में बता दीजिए कि वो क्या करते हैं, किस प्रकृति के हैं, मैं बता दूंगा कि आप भविष्य में आप क्या बनने वाले हो।
तो मैं इस भविष्य में जो भी हूँ मेरे दोस्तों की वजह से हूँ। इससे ज़्यादा मुझे परिचय अपने दोस्तों का देने की आवश्यकता नहीं है। सर काफ़ी दोस्त ऐसे भी होते हैं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में होंगे जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं इस चीज़ से, तो व्यूअर्स को कैसे उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए या छात्रों को उस चीज़ को कैसे आगे अपनी जीवन में करना चाहिए? जैसे आपके जो दोनों तरह के दोस्त हैं, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। जो नकारात्मक दोस्त है आपके, आपको उनसे दूरी ही रखनी चाहिए। जिस दौरान आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप उनसे दूर ही रहो। ऐसा नहीं है कि आप उनको फ़ील करो कि भाई मैं तेरे से दूर हूँ, नहीं। आप जनरली अपना थोड़ा स्पेस मेंटेन करो और आप उनसे नेगेटिव लोगों से तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ऐसे लोगों से दूरी है वो रखनी चाहिए। साथ में जो अच्छी संगति है, जैसे भजन भी है मारवाड़ी में कि संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप एक तो मोटिवेट फील करोगे, आपका जो तैयारी का लेवल है वो आपको पता चलता रहेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे कोई साथी थे पृथ्वी जी परमार। तो हम क्या करते थे दोनों, जैसे मेरी जो कॉपी है, हम जब बैठे बैठे पढ़ते थे, तो जब मैं कॉपी में कोई मिस्टेक करता तो वो मेरी कॉपी में नजर रखते और तुरंत पकड़ते कि दिनेश ये सही कर। और जब वो मिस्टेक करते तो मैं उनको पकड़ता कि सर ये थोड़ा ठीक करो। इस तरह की जो संगति है अगर आपकी होती है, ग्रुप स्टडी होती है, ऐसा नहीं हो कि आपको आपका ग्रुप पढ़ते पढ़ते पॉलिटिकल चर्चा पे चला जाए। इस तरह का ग्रुप नहीं होना चाहिए। आपका ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो स्टडी बेस्ड हो और वो भी कंसर्न रखे कि हाँ भाई अपन को स्टडी पे ही चलना है। तो इस तरह का जो ग्रुप है मेंस में हेल्पफुल रहता है, उसके बाद में इंटरव्यू में तो और ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इंटरव्यू में जो आपका बोलने का जो स्किल है वो ही काम आने वाला है। उसमें आपका नॉलेज कम है तो भी आप मैनेज कर लोगे, तो उसमें जो ग्रुप स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है। सर जैसे कि जो हमारे छात्र भी देख रहे हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो कहते हैं कि रहने दो यार, तुमसे नहीं होगा अब, या फिर रहने दो तुम नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ काफ़ी डीमोटिवेटिंग होती है। तो आपकी लाइफ में क्या अभी कभी किसी ने ऐसा कहा है, और अगर कहा है तो हमारे छात्रों के लिए मैं जानना चाहूँगी कि उस चीज़ को कैसे डीमोटिवेट होकर ना लें बल्कि मोटिवेट होकर लें, तो कैसे टैकल करना चाहिए उस चीज़ को? मैडम इस तरह के जो पर्सन्स हैं वो सबकी लाइफ में होते हैं। जैसे मेरा क्या है कि मैं क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद करता हूँ, तो जब भी मैं घर जाता हूँ तो तुरंत मैं बैट लेके निकल जाता हूँ। तो इस कारण काफ़ी लोग मानते थे कि भाई जब ये गांव आता है 2 दिन आता है उसमें भी ये बैट लेके निकल जाता है, तो ये जयपुर में क्या पड़ता होगा। और फिर मारवाड़ी में सब लोग यूँ बोलते हैं माइता का पैसा बर्बाद करे और जयपुर में मजा करे और पढ़ाई वढ़ाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। और ठीक है 2-4 साल जयपुर में रह लेंगे, 5 साल रह लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे, इनका कुछ होना जाना नहीं है, मजे कर रहे हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को नेगेटिव रूप में नहीं लेता था, मैं पॉजिटिव रूप में लेता था कि हाँ ठीक है भाई, कोई कोई ऐसे लोग भी हैं जो वेट कर रहे हैं कि भाई कब ये अनसक्सेस हो और कब हम इनको बोले। मुझे इस चीज़ों पे हंसी आती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं अपने दोस्तों से पूछता रहता था कि भाई और भी कोई बातें हैं क्या इस तरह की जो मुझे बताओ, क्योंकि उससे उनसे मुझे मोटिवेशन आता था फिर। सर काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो शायद उनके 1-2 अटेम्प्ट हो सकता है फेल हो गए हों, या शायद बैक टू बैक फेलियर अगर फेस कर रहे हैं, अगर कोई अपनी लाइफ में बैक टू बैक वो चीज़ अगर फेलियर में फेस कर रहा है तो वो चीज़ उनको कैसे लेनी चाहिए और उस चीज़ में भी डीमोटिवेट ना होकर मोटिवेट कैसे रहना चाहिए आफ्टर फेसिंग अ लॉट ऑफ फेलियर्स? मेरे खुद के ऐसे कई साथी हैं जिनका पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। लेकिन देखो सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्ज़ाम है, आप इसको कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। हाँ सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन आप अगर कंटिन्यूसली मेहनत करते हो तो 100% आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले अटेम्प्ट में निकालोगे, दूसरे में निकालोगे। कई बार जो सर्कमस्टांस है वो आपके साथ नहीं होती, लेकिन आप अगर ईमानदारी से 100% अपना देते हैं एफर्ट्स, तो ये जो नेचर है वो भी पूरा जुड़ जाता है आपको सफल बनाने में। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक अटेम्प्ट में अनसक्सेस होते हो तो ये कोई आपका जीवन भर की ये सफलता नहीं है, वो केवल और केवल एक एग्ज़ाम था, 2 दिन थे, उन दिन में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, आगे एग्ज़ाम आएगा उसमें अपन अच्छे से परफॉर्म करेंगे, उसमें टॉप रैंक लेके आएंगे। तो मैं नहीं मानता कि एक एग्ज़ाम में असफल होना कोई ज़िंदगी में असफल होना है। सर जैसा कि जयपुर और जोधपुर में अगर हम देखा जाए तो काफ़ी सारे बच्चे आते हैं आरएस की तैयारी करने के लिए, और जब कोई छात्र अपने आसपास इतना ज़्यादा कंपटीशन देखता है और देखता है कि यार हम इनसे कम्पीट कर रहे हैं, तो थोड़ा वो होता है कि डिमोटिवेशन फील हो जाता है, या फिर ऐसा लगता है शायद मैं तो नहीं कर पाऊँगा, ये मुझसे ज़्यादा पढ़ता है। या फिर ऐसा अगर किसी भी छात्र को फील हो रहा हो तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को कैसे टैकल करें? इस तरह का फील मैडम जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था
इस तरह का ये फील था मेरे पास कि जब मैं गांव से आया था मेरे पास इस तरह का कोई एक्स फैक्टर नहीं था कि भाई मेरी इंग्लिश मजबूत है या मेरा ये सेक्शन मजबूत है या फिर मुझे पूरा पता है कि किस तरह से आरएस की तैयारी करनी है। तो ये दिक्कतें जनरली ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ रहती है। इससे ओवरकम इस तरह से किया जा सकता है कि जब आप मेहनत करोगे, आप टेस्ट सीरीज लिखोगे, आपकी रैंक अच्छी आएगी तो आपको ऑटोमेटिक आपको विश्वास आएगा कि नहीं यार जो मैं डर रहा था झुठाई कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर ये जो लोग हैं मेरे साथी ये तो मेरे से कहीं आगे हैं, क्योंकि उनको एक वो प्लेटफॉर्म मिल रखा होता है कि भाई उनके जैसे घर में कोई आरएस होता है, किसी के घर में आईएएस होता है, तो अपन को लगता है कि भाई इनको तो एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, इनको सब बताने वाले हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। तो वो चीज़ है। और सर जैसा कि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो डिस्कनेक्ट हो जाओ सारी चीज़ों से, यानी कि आपके आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब भूल जाओ, पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो जाओ, फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाओ, रिलेटिव से डिस्कनेक्ट हो जाओ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा ऐसा मानना है कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है वो सोशल मीडिया से है, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टाग्राम का जो समुद्र है उसको आप कितना ही स्क्रॉल करते जाओ उसका कुछ खत्म होने वाला नहीं है, और उससे आपको जो एग्जाम की तैयारी है उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हाँ, इंस्टाग्राम पे जो फेसबुक वगैरह पे है गवर्नमेंट पेजेस है, आप उनको फॉलो कीजिए। जैसे इस बार क्या हुआ था कि एक मेरे द हिंदुस्तान टाइम्स है उसको फॉलो कर रखा है, तो उसमें एक दिन ऐसे कोई पोस्ट आई थी कि जो ओलंपिक है उसमें जो फ्लैग है वो होस्ट करेगी पीवी सिंधु। तो वो एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि भाई जो 2023 में कि ओलंपिक में इस बार जो इंडिया का फ्लैग है वो कौन होस्ट करेगा और उनकी उपलब्धियां बताइए। उसमें एग्जैक्ट ऐसा नाम नहीं दे रखा था, लेकिन मैंने जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट देखी इंस्टाग्राम पे उसमें वो दे रखा था कि भाई पीवी सिंधु होस्ट करेगी। तो जब मुझे नाम पता चल गया कि ये पीवी सिंधु के बारे में बात हो रही है तो वहां पे मैंने पीवी सिंधु लिखा, फिर उनकी 2 उपलब्धियां लिख दी। तो यहाँ पे काम भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया पूरा काम नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रील्स के दौर में काम से ज्यादा नुकसान ज्यादा करता है। यानी कि ये तो आई गेस व्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं या फिर पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, राइट? सो नेक्स्ट अभी हम थोड़ा रैपिड फायर करना चाहेंगे आपके साथ में कि मैं आपसे कुछ 2 ऑप्शन दूंगी, आपको उनमें से एक चूज़ करना है। सो रेडी हैं आप? जी मैडम। सर फेवरेट स्टडी स्पॉट आपका कौन सा होता है, डेस्क या फिर बेड? डेस्क। और आप अर्ली बर्ड हैं या फिर नाइट आउट? मैं अर्ली बर्ड। कॉफ़ी या टी? मैडम चाय। ओके। हार्ड कॉपी नोट्स या फिर डिजिटल नोट्स? मैं हार्ड कॉपी नोट्स ज़्यादा फॉलो करता हूँ। सोलो स्टडी या ग्रुप स्टडी? दोनों तरह की होती थी। जब लाइब्रेरी जाते थे तो सोलो स्टडी करते थे, और जब कोचिंग वगैरह में आते थे तो ग्रुप स्टडी भी करते थे। ओके। सो सर एक और है आपके लिए रैपिड फायर, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिक्स? मैं संविधान पॉलिटिक्स ज़्यादा पसंद करूँगा। ओके। सो नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है कि स्टडी स्ट्रेटेजी में आप कौन सी ऐसी 3 चीज़ मानते हैं जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होती हैं? इसमें जैसे सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि आपके नोट्स हेल्पफुल होते हैं। जैसे इन्फ्यूजन नोट्स की बात करें तो इसमें टू द पॉइंट दे रखा है, मैफ इसमें दे रखा है, इस तरह के जो नोट्स हैं वो आपके हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद में जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसमें आप इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करो, इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करो, मैं तो कहता हूँ दिन में कम से कम 3-3 घंटे आप लिखो। अपने हाथ को इस तरह से बना लीजिए कि आप जब एग्जाम में 3 घंटे लिखो तो वो टाइम आपका बच जाए एग्जाम में, इस तरह से लिखो। और फिर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आज के दौर में, जो आरपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है, जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी की तरह फॉलो कर रही है आरपीएससी, तो उसमें आपका करंट अफेयर्स का काफ़ी अहम योगदान रहता है। एक तो करंट अफेयर्स के सीधे क्वेश्चन आते हैं, दूसरा आप आंसर राइटिंग में करंट अफेयर्स है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया ट्रेंड काफ़ी चेंज हो रहा है, राइट? तो पेपर का जो सेटिंग ट्रेंड है वो बार बार चेंज हो रहा है या फिर काफ़ी टफ भी आता जा रहा है जैसे हम देख रहे हैं। सो उस पर आपका क्या कहना है कि पेपर सेटिंग ट्रेंड जो चेंज हो रहा है तो उस चीज़ में अपनी स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करनी चाहिए? उसमें मैडम मेरा ऐसा मानना है कि अपन को सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग जरूरी है। जब यहाँ अपन आंसर राइटिंग करते जाएंगे कि भाई जब कभी अपने टेस्ट सीरीज में हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जनरली क्या है कि कोचिंग सेक्टर में या फिर जैसे इन्फ्यूजन या टेस्ट सीरीज वगैरह जो अवेलेबल करवाते हैं उसमें भी उसी जो पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तो हमें भी उस तरह की जो आंसर राइटिंग है वो करनी चाहिए, और जैसे यूपीएससी के पेपर्स हैं उनको अपन को सोल्व करना चाहिए, तो उससे उसका जो पैटर्न है वो हमें पता रहता है। सर हमारे व्यूअर्स छात्रों के अलावा आई गेस काफ़ी सारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं हमें। सो सर मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो घर में अपने बच्चों के साथ में रहते हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ में रह के तैयारी कर रहे हैं,
तो उन पेरेंट्स को कैसे टैकल करनी चाहिए वो सिचुएशन जब उनका जो बेटा है या बेटी है वो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं? सो कैसे उनको डीमोटिवेट ना करके मोटिवेट कैसे करें, और कैसे उनके आसपास ऐसा एनवायरमेंटल पेरेंट्स क्रिएट करें अपनी तरफ से जो उनके लिए हेल्प आउट हो? इसके लिए मैडम मेरा ऐसा मानना है कि जो फैमिलीज़ है उसको इस तरह का प्रेशर नहीं देना चाहिए कि बेटा तुझे ये करना ही पड़ेगा, तेरे पे ही पूरा भार है, इस तरह नहीं। उसको फ्री छोड़िए। उस एक घोड़ा है उसको आप फ्री छोड़ दीजिए कि आप जितना दौड़ सकते हो आप दौड़ लगे। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एक कोई रील है वो वायरल हुई थी, उसमें एक फादर है वो अपने बेटे को कॉल कर रहे हैं कि बेटा कोई टेंशन नहीं है, तू आराम से पढ़, इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो अगले में हो जाएगा, और एग्ज़ाम में नहीं भी हुआ तो क्या है कि कुछ और कर लेंगे। तो उस तरह का जो बिहेवियर है वो फैमिलीज़ का बच्चे के साथ मेरे हिसाब से रहना चाहिए। और जैसा कि आपने अभी रिसेंटली तीसरा अटेम्प्ट दिया है अपना, सो आपने वहाँ पे मेंस जो किया है, सो हमारी टीम को ये सुनने में आया कि वो काफ़ी टफ पेपर रहा है। सो आपके अकॉर्डिंग उस पेपर का क्या ट्रेंड था, टफ था, या किस हिसाब से आपने मैनेज किया है मेंस के एग्ज़ाम को? मैडम जो मुझे पेपर लगा, जो मैंने एनालाइज किया, उसमें थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो अलग था। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे नोट्स में से पूरा का पूरा पेपर आ जाता है, इस बार हालांकि आया वहीं से ही था, लेकिन थोड़ा सा जो यूपीएससी ट्रेंड है उस तरह का एग्जाम था। जैसे एक क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन था कि जो भारत की सभ्यता है वो विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ अनन्य रूप से चलती आ रही है। तो इसमें ये क्वेश्चन हालांकि नोट्स में से ही है, लेकिन इसको क्या है कि जैसे मिडावेल इंडिया है, एंशिएंट इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, उनमें से अपन को कंपाइल करके लिखना होता है। तो इस तरह का जो यूपीएससी पैटर्न है एनालाइजिंग वाला और एथिक्स है, उसमें जो तीनों बड़े क्वेश्चन है वो एनालाइज वाले आए थे। मैं अभी जैसे ये इन्फ्यूजन नोट्स के देख रहा था एथिक्स के, तो उनमें उस तरह का जो अप्रोच है वो डेवलप हमें करनी पड़ेगी। सो सर, जैसा कि आपने खुद इन्फ्यूजन नोट्स की जो बुक्स हैं वो देखी, पढ़ी और उसको एनालाइज किया, सो हमारे जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि इन्फ्यूजन नोट्स के जो बुक हैं उनमें कितने इफेक्टिव है या फिर कितनी ज़्यादा यूज़फुल हैं वो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या जितने भी लोग आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए इन्फ्यूजन नोट्स की जो बुक है वो कितनी मायने रखती है, या इसमें कितना कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है? मैडम इन्फ्यूजन जो नोट्स है इनमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे मार्केट में जनरली अपन देखते हैं कि भाई जैसे आपने एक नोट्स उठाए तो उसमें सारी चीज़ों का संकलन नहीं होता। इसमें जो नोट्स है वो तो है ही है, इसके साथ में जो आरबीएससी की बुक्स है, जो एनसीईआरटी की बुक्स है, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो दे रखे हैं। ज्योग्राफी की अपन अभी दर्शकों को दिखाई रहे थे, उसमें जैसे नोट्स जो मैप्स है वो ड्रॉ कर रखे हैं, टू द पॉइंट इन्होंने स्पष्ट क्लियरली लिख रखा है जो आरपीएससी की आंसर में डिमांड होती है। ये चीज़ें जो है वो जनरली मार्केट में नोट्स में अवेलेबल नहीं रहती, वो चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इनको फॉलो किया जा सकता है। सो एट लास्ट, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो भी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे या फिर क्या मोटिवेशन उनको देना चाहेंगे कि अपनी लाइफ में वो आगे और कैसे बढ़ सकते हैं हमारे आरएएस के एग्ज़ाम की तरफ, और कैसे बढ़ सकते हैं? मेरे जो साथी है जो अभी आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक कोटेशन है कि मेहनत कर रहे मानवी मेहनत रखे मान, मेहनत बिना रिझे नहीं गुरु धनी और भगवान। कहने का मतलब ये है कि जो गुरु है आपका, उसके अलावा जो आपके माता पिता है और जो भगवान है, ये तीन जो प्राणी इस संसार में है, इन तीनों को आपने अगर राजी कर दिया, जैसे आप आरएस में सिलेक्टेड होते हो तो ये जो तीनों है वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप जिस कर्तव्य के लिए आए थे, जिस क्रम के लिए आए थे, उसको आपने अगर 100% किया है तो आप सफल होंगे। तो ये जो तीनों जो इनका मैंने मेंशन किया है ये आपसे बहुत खुश होंगे। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत से पढ़ाई करिए और कंटिन्यूअसली पढ़ाई करिए, सफलता आपको 100% मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ में आज के हमारे पॉडकास्ट में आरएएस दिनेश सारंग जी, और काफ़ी कुछ सीखने के लिए आज हमें मिला है। और जितने भी आप सभी के सवाल थे, जितने भी लोग आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आई गेस सभी के सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और काफ़ी कुछ आज हम सीखने वाले हैं इस पॉडकास्ट से। काफ़ी मोटिवेशन हमें मिलने वाला है, और अपनी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जितने भी लोग आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो उस चैलेंजेस को कैसे फेस करें आज हमने सीखा है आरएएस दिनेश सारंग जी से। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू।